मित्रों, पंडित इलाचंद जोशी अपने बचपन की यादों में काफ़ी हद तक उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कि एक बचपन का विद्यार्थी कैसे अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, अपने टीचरों के द्वारा कैसे प्रभावित हुआ। देखिए, उन्होंने हमसे जो बताया मैं उसको आपसे साझा कर रहा हूँ। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में तब तक मेरे मन में कोई विशेष रुचि नहीं जग रही पाई थी। फिर भी हिंदी के जिन कठिन शब्दों का अर्थ पंडित जी हमें एक बार समझा देते, उसे मैं कॉपी में न उतार कर सहज ही याद कर लेता था। मेरा कच्चापन सबसे अधिक ड्राइंग के विषय में ही व्यक्त होता था। यह आश्चर्य की बात थी, मेरे पिताजी इतने अच्छे चित्रकार थे, उनके इस गुण का सहस्त्रांश भी मुझे विरासत में नहीं मिला। इसके अतिरिक्त हमारी कक्षा के ड्राइंग मास्टर भी अपने विषय में बड़े ही सुयोग्य विशेषज्ञ माने जाते थे, उनसे भी मैं कुछ सीख नहीं सका। इसका एक कारण शायद ये रहा हो कि हमारे ड्राइंग मास्टर बड़े ही कड़े मिजाज के व्यक्ति थे। किसी भी छोटी सी गलती के लिए इस कदर पीटते थे कि सभी छात्र उनसे आतंकित रहते थे, और मैं सबसे अधिक। उन्होंने बच्चों को सुधारने के लिए नए प्रकार के क्रूर दंड का आविष्कार किया था, जिसे वे स्वयं फांसी देना कहते थे। जब किसी छात्र से बेहुदा गलती हो जाती, तब वे क्लास के मॉनिटर को आदेश देते कि इस लड़के को फौरन फांसी की सज़ा सुना दो, और इस कार्य में स्वयं उठकर मॉनिटर की सहायता करते थे। वह फांसी की सज़ा कुछ इस प्रकार की होती थी कि दीवार से लगी एक अलमारी का दरवाज़ा तनिक खोल दिया जाता, छात्र का हाथ दरवाजे और दीवार के मध्य कस दिया जाता और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। छात्र पीड़ा से इस कदर कराहता था कि सुनने वालों को 2 उंगलियों से कान बंद करने पड़े। शायद इसी बात की प्रतिक्रिया मेरे मन में इस तरह लगी कि ड्राइंग विषय ही मुझे अत्यंत क्रूर और कटु और नितांत उपेक्षणीय लगने लगा। अंत तक इस विषय में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाया। फल यह हुआ कि कक्षा में भर्ती होने पर प्रारंभ से ये मंसूबा बांध रखा था कि मैं अपने सभी सहपाठियों से सभी विषयों में आगे बढ़कर वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। उस समय ये ड्राइंग का विषय ही सबसे विकट बाधक सिद्ध हुआ। जब वार्षिक परीक्षा हुई तो मैंने अंग्रेजी भाषा में 50 से 45 नंबर प्राप्त किए, जो अपने में एक रिकॉर्ड था। हिंदी की परीक्षा में मेरा स्थान द्वितीय रहा। हिंदी के परीक्षक ने एक प्रश्न में कुछ ऐसे शब्दों का अर्थ पूछा जिनके सामान्य में मैं दुविधाग्रस्त रहा। उदाहरण के लिए एक शब्द था गुण। मेरी बुद्धि इस शब्द का अर्थ बतलाने में चकराने लगी। इस प्रतिदिन की बोलचाल में आने वाले शब्द का पर्याय मुझे नहीं मिल सका। सहसा मेरी स्मृति में एक ऐसी करवट बदली कि मैं उसे प्रसन्नता और गर्व से फूल उठा। मैंने खट से लिख दिया कि गुण का अर्थ होता है रस्सी। पता नहीं कब किस संदर्भ में हमारे हिंदी अध्यापक ने गुण का अर्थ हमें बताया था। जब मैंने अपने सहपाठियों को बताया तो वे सब हंसने लगे, कहने लगे तुम फेल हो। परीक्षा समाप्त हो जाने पर जब मैंने परीक्षक महोदय से पूछा तो कहा कि तुमने सही अर्थ लिखा है। इसी प्रकार की दूसरी तिक्रमों से मैं इसी तरह हिंदी में दूसरा स्थान प्राप्त कर गया। गणित के एक प्रश्न पत्र में एक प्रश्न था कठिन भिन्नों का सरलीकरण। उसमें इतने भारी भरकम शब्द थे कि गुणा और भाग करने में सहज ही भूल हो सकती थी, पर मुझे एक धुंधली सी याद आई कि ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न चक्रवर्ती की पुस्तक में मैंने घर कर लिया था, और काट छाँट करने पर उसका उत्तर आया था 1। यह 1 अंक 3/4 दी हुई लंबाई के बराबर मैंने लिखा और उसे अंडरलाइन करके उतने बड़े नंबर अक्षरों में लिख दिया उत्तर। बाद में परीक्षक महोदय ने मुझे शाबाशी दिया। निचले दर्जों में मौखिक परीक्षा होती थी। जब भूगोल की परीक्षा हुई तब परीक्षक महोदय एक एक करके लड़कों को बुलाकर पूछने लगे कि जो परीक्षा है वो देकर वापस आ जाते थे। उनसे मैं प्रश्नों को पूछता था। प्रश्न तो भिन्न भिन्न प्रकार थे, पर
पर एक प्रश्न सबसे सामान्य रूप से पूछा जा रहा था और वो प्रश्न था कि गाजीपुर में होने वाली पैदावार में कौन सी चीज़ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। एक भी छात्र इस प्रश्न का उत्तर न दे पाया। जब मेरी बारी आई तो मैं धड़कता हुआ कलेजा लेकर परीक्षक महोदय के समक्ष खड़ा हुआ। अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षक महोदय ने यही प्रश्न मुझसे भी पूछा। मेरे एक भाई मुझसे एक कक्षा ऊपर पढ़ते थे। एक बार घर पर उन्होंने उनके भूगोल संबंधी नोट्स पर ससरी निगाह दौड़ाने पर मैंने पढ़ा था गाजीपुर अफीम के लिए प्रसिद्ध है। वो बात मुझे तुरंत याद आई और मैंने तपाक से उत्तर दिया। परीक्षक महोदय मेरा उत्तर सुनकर उछल पड़े और बोले, तुम्हें यह बात कहाँ से मालूम हुई? सब लड़के कहते हैं कि हमें पढ़ाई नहीं किया। मैंने फिर उन्हें अपना किस्सा सुनाया। उन्होंने शाबाशी दी। वहीं पर परीक्षक महोदय ने एक बड़ा मानचित्र बोर्ड पर टांग रखा था। लड़कों के से नक्शे तथा शहरों में नाम पूछते थे। उस समय मेरे साथ एक सहपाठी और था। वो हाथ नक्शों से ऊपर से नीचे तक ले गया, किंतु उसे डांटा कि तुम इनकी तरह बताओ, केवल स्थान पर ही उंगली रखो। मैंने इसके पूर्व ऐसा ही किया था, इसलिए वो खुश थे तथा उदाहरण दे रहे थे। मेरी इस तत्परता का कारण केवल यही था कि मुझ घर पर नक्शा देखने की रुचि तीव्रतर थी। मैं केवल भारत का नहीं बल्कि अन्य देशों का भी मानचित्र अध्ययन करता था। ये किसी परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने सहज जन्मजात प्रवृत्ति के कारण ही ऐसा करता था। यद्यपि मैंने कक्षा में भूगोल की पढ़ाई में नियमित रूप से ध्यान नहीं दिया और परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की, फिर भी कुछ बाहरी चक्रों और तिक्रमों के फलस्वरूप मैं संयोग से सभी छात्रों से आगे बढ़ गया। ड्राइंग की परीक्षा में जो होना था वही हुआ, अर्थात मैं उसमें बुरी तरह निपट असफल रहा। तब नियम यह था कि कोई छात्र एक विषय में फेल हो जाए तो अपनी कक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाता था। प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद तो दूर रही। यद्यपि मैंने अपने सभी विषयों में से जो नंबर प्राप्त किए उनका टोटल करने पर पता चला कि कक्षा में जो छात्र प्रथम आया है उससे भी मेरा नंबर अधिक है, फिर भी मैं कक्षोन्नति के योग्य भी नहीं रहा। दैव कृपा से मेरे साथ कुछ किफ़ायत की गई और मेरा कक्षा परिवर्तन कर दिया गया।